यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं भारत के भूगोल की अगली क्लास। यहाँ पे आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे खनिज संसाधन से जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। कानपुर, रांची, झरिया या लोहरदगा। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा झरिया। झरिया पूरे झारखंड के कोयले का उत्पादन 60% भाग पर उत्पादन करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्रों में होता है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ? दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्रों में होता है। ये बात याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। ये आपसे पूछा है कि यूरेनियम के खनन भंडार किस राज्य में पाए गए हैं हाल ही में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में पाए गए हैं यूरेनियम के खनन भंडार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। देखिए यदि आपसे प्रश्न और पूछ ले कि देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार वो कहाँ है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश और झारखंड। यूरेनियम दुनिया की दुर्लभ खनिजों में माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। तो यूरेनियम से जो प्रश्न बनते हैं वो इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं कि सबसे ज्यादा यूरेनियम के खनन भंडार कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश झारखंड में। और बात करें यहाँ पे हाल ही में जो यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं तो वो राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जो भी भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए सीरियस है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं और सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा रहे हैं विस्तृत व्याख्या सहित, जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। आपसे पूछा है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। दल्ली राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसके लौह का जो स्रोत है वो आपका दल्ली राजहरा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होती है। ठीक है, ये खान है। यह खान छत्तीसगढ़ के बालोन जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो प्रश्न है वो कहाँ से बनने हैं। तो जो आपके इस्पात संयंत्र केंद्र है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो आपने कहा दिया कि दल्ली राजहरा से हुई। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछ ले कि भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ है तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ राज्य में है। और किसकी सहायता से, किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई, तो रूस के सहयोग से। ठीक है, इसके रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। कोयला खान है कोरबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। ठीक है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। कहाँ पे है ये आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो कुद्रेमुख जो है वो खदान वो आपकी कर्नाटक में है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा
कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। KIOCL कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का गठन 2 अप्रैल 1976 में कर्नाटक इस्पात के अधीन हुआ था। यह भारत में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के खनन के लिए स्थापित की गई थी। निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के लिए खनन के लिए स्थापित की गई थी कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोलार सोने की खानों किस राज्य में स्थित है? कोलार सोने की जो खाने हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में? तो कोलार सोने के जो खाने हैं वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या क्या है? कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को इसी के बिना अच्छे से आपको देखना है। चलिए, कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है। जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। क्या व्याख्या है? कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। याद रखेंगे किसने किया था? सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था खेतड़ी नगर का निर्माण। और खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइएगा। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आप कहेंगे सीमेंट उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। और पहले स्थान की यदि बात करें, प्रथम स्थान पर चीन है आपका, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रम से भारत दूसरे पे और थर्ड नंबर पे जापान। ये सेकंड नंबर पर है भारत, चीन फर्स्ट पर है और जापान आपका थर्ड पर है। ठीक है, याद रखेंगे सीमेंट उत्पादन में सीमेंट के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले चीन द्वारा किया जाता है। देखिए याद रखेंगे 50% उत्पादन अकेले चीन कर रहा है सीमेंट का। चलिए दोस्तों, बहुत ही आराम से और धीमी गति से, मतलब इतना भी धीमा नहीं, बहुत ही शांत तरीके से चीजों को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हम करा रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट की आपको इसी तरह वीडियोस मिलेंगी। और दोस्तों बहुत जल्द हम यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 के लिए लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज को कर लेंगे, प्रीवियस एमसीक्यूज को, जहां से आपको जो है स्कोर बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी और एक सही दिशा मिलेगी कि किस दिशा में आपको तैयारी करनी है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि यूपी ट्रिपल एस आयोग कहाँ से प्रश्न आपसे पूछता है। तो जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। आगे और भी आपको क्या चाहिए मुझे बताएं कमेंट करके। हम बहुत जल्द आप तक उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र डॉट 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 के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। लोहा के, चांदी के, एल्यूमिनियम के या तांबा के, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी संगना। अभी ऊपर भी हमने बात करी थी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे।
व्याख्या से दोस्तों प्रश्न यहाँ पे बनने का जो है चांस रहते हैं, और कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो जाती हैं व्याख्या से, इसलिए यहाँ पे विस्तृत व्याख्या विश्लेषण हम यहाँ पे कर रहे हैं कि बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र और आपका झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मलंजखंड में भारत का लगभग 70% तांबे का भंडार है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और भारत में तांबे के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रम से मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान तथा झारखंड है। ठीक है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो पहले नंबर पर आपका कौन है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपका राजस्थान आता है और उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, झरिया झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो जो स्टील निर्माण से, देखिए जमशेदपुर भी टाटा ये भी संबंधित है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं है, झारखंड, झरिया झारखंड, ये स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य सभी स्थान स्टील निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो झरिया झारखंड है वो कोयला निर्माण के लिए, ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जमशेदपुर हुआ, बर्नपुर हुआ, दुर्गापुर हुआ, ये सभी स्टील निर्माण के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या जमशेदपुर? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है वो आपका जमशेदपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जमशेदपुर। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंह भूमि जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी रतनजी टाटा ने 1907 ईस्वी में स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी रतनजी टाटा के नाम पर ही शहर का नामकरण किया गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब यहाँ पे उनको कवर करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आराम से शांति से बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। चीजों को क्लियर आपके सामने हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत ही धैर्य से दोस्तों चीजों को पढ़ना है। कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? देखिए प्रश्न पूछ लिया, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का उत्तरी अक्षांश जो है कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए अक्षांशों से प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ पे आप चीजों को क्लियर कर लीजिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डॉट 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 तट कहा जाता है? कौन सा तट कहा जाता है? कोक्कड़, कोरोमंडल, मालाबार या उत्तरी सरकार?
तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, अच्छी व्याख्या है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट, कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक, गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक, उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट तटीय भाग, और भारत के पश्चिमी समुद्री तट कोकण तट गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र है। केंद्रा तट गोवा से कर्नाटक के मंगलूरू तक का, और मालाबार तट आपका मंगलुरु से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इन पे भी आप एक बार दृष्टि डाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 43 साढ़े ओ सॉरी 42 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर होगा भारत की मानक यामोत्तर जो रेखा है 42.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है के समय मानक समय माना गया है, और भारत का मानक समय जीएमटी 42.5 डिग्री पूर्वी है, और भारत का जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक, कितना? 5.5 घंटे ये आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने का, भारत का अक्षांशीय विस्तार डॉट 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 उत्तर से उत्तर तक है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसका राइट आंसर होगा। इसकी बात हमने ऊपर की थी। ठीक है, कि किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय माप को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? अक्षांश। ये पता चल गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में ये यहाँ से उत्तर इतने तक है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इन्हीं दो समांतर रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देशांतरीय विस्तार हमने यहाँ पे जान लिया। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भी जान लिया और देशांतरीय विस्तार भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो जलवायु तथा मौसम से प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे। जलवायु तथा मौसम से जो प्रश्न बने हैं, पहला प्रश्न है कि भारत की जलवायु को डॉट 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 जलवायु कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन, मानसूनी, शीतकालीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु यहाँ पे कहा जाता है। याद रखेंगे, मानसूनी जलवायु यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। व्याख्या देखेंगे कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर कहां से जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक तथा 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? कर्क रेखा, हिमालय, परिवेशी समुद्र, या महासागर धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हिमालय। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां अनुभव करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे दिल्ली जो है वो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, दिल्ली। ठीक है। व्याख्या देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से दिल्ली अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, जबकि मुंबई और चेन्नई उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दिल्ली समुद्र से बहुत दूर होने के कारण अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करती है, क्योंकि यह चारों तरफ से शहरों से घिरी हुई है तथा ऐसा कोई जल निकाय नहीं है जो इसे सर्दियों में गर्म कर सके और समुद्री जलवायु प्रदान कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डॉट 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 देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। ऑप्शन है काल बैसाखी, ऑप्शन बी है लू, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवने, ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, व्यापारिक पवने। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, कि सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। ये पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम होता है। इसके कारण मैदानी इलाकों में सर्दी की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में ये हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, जिससे नमी अपने साथ ले जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को कहा जाता है क्या? तो इसको प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। व्याख्या यहाँ पे देखेंगे इसकी कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। ध्यातव्य है कि मानसून शब्द अरबी सब भाषा के शब्द मौसिम से निकला है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं या गर्म और शुष्क मौसम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रात ठंडी होती हैं, तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी वहां पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आपसे पूछा है निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल में दौरान जो है वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, चक्रवाती दबाव, पश्चिमी विक्षोभ या निवर्तनी मानसून। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकालीन शीतकाल के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भाग में भारत की वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण से उत्तर ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम और भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? जो पश्चिमी विक्षोभ है जिस कारण उत्तर पश्चिम में शीतकाल के दौरान जो है आपके भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल आपसे पूछ लिया है। कौन सा है? काला सागर है, भूमध्य सागर है, या कैस्पियन सागर है, या अरब सागर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, याद रखना। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में कितनी फसलें ऋतु में पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा है। 2, 3, 1, 4। तो भारत में जो है 3 फसली ऋतु में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल कौन सी है? देखिए यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ आदि। गेहूं, चना, मटर, ये सरसों क्या है? ये रबी की फसलें हैं जो जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल जैसे धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं, तथा जायद की फसल करेला हुआ, ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ आदि मार्च अप्रैल माह में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय, या चंबा हिमालय। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की है? मौसिनराम मेघालय में दर्ज की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माशिन भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के माशिनाग में होती है, याद रखेंगे। चलिए उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है, ठीक है। 3 mm, 2.5 mm, 2.0 mm या 12.5 mm। तो उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में मानसून जो है, भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिम घाट से टकराती हैं, तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है, उस दिन को वर्षा का दिन रेनी डे माना जाता है। वर्षा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं। इसे मुख्यतः मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मौसिनराम मेघालय में होती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न भारत के भूगोल से संबंधित, और इसी क्रम में दोस्तों बहुत जल्द एक अगली वीडियो आएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें वीडियो को दोस्तों और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से मन लगाकर। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देख लीजिएगा, जिससे आपको एक सही दिशा मिल जाएगी कि किस दिशा में हमें तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एक सब्जेक्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से हम यहाँ पे करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ चैनल पर।
नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले भी हमने इंडियन हिस्ट्री हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ या वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ, उनकी क्लासेस भी हमने यहाँ पे करा दी हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।